देखिए, फिलॉसफी का एक सूत्र है, मेरा अपना सूत्र तो ये है, आपको किसी भी समय के किसी भी फिलोसफर को समझना हो, उस समय की परिस्थितियां थोड़ा समझ लीजिए, आप पाएंगे वो फिलोसफर वही बोलेगा जो उसकी परिस्थितियां उससे बुलवा रही होंगी। इतना ही नहीं, अगर आपकी परिस्थितियां किसी को पूरी ज्ञात हो तो आप लगभग वही बोलेंगे जो कोई समझदार व्यक्ति कल्पना कर सकता है कि इन परिस्थितियों में कोई क्या बोलेगा। तो बुद्ध के काल में, बुद्ध का समय आपको पता है 6th सेंचुरी BC का था, तो उस समय कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी, आपने हिस्ट्री में खूब पढ़ा हुआ है। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, मोटी मोटी 3-4 बातें, ताकि आपको ध्यान रहे। 6th सेंचुरी BC में आर्थिक परिस्थिति में आपको पता है कि कृषि कार्य में पहली बार लोहे का प्रयोग बड़े पैमाने पर होना शुरू हुआ था। और लोहे का प्रयोग होने से सबसे पहले 1-2 परिणाम क्या हुए थे। एक तो खेती की जमीन बढ़ गई थी, क्योंकि अब काट सकते हैं जंगलों को, है ना। और दूसरा, लोहे का फाल यूज करने लगे तो उससे जमीन की उत्पादकता बढ़ गई थी। तो जमीन भी बढ़ गई, जमीन की उत्पादकता भी बढ़ गई। गंगा यमुना के आसपास सब सारा काम कर रहे हैं, पानी है ही जमीन में, सिंचाई होती ही है, और इसलिए कुल मिला के जो उत्पादन है कृषि का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कृषि जैसी किसी समाज में शुरू होती है ना, पहली बार परमानेंट सेटलमेंट होना शुरू होता है, वरना लोग तो खाना बदोश होते हैं। अब कृषि है तो लोग स्थायी रूप से रहने लग जाते हैं, वहीं बस जाते हैं, घर बनाने लगते हैं, गांव बनाने लगते हैं। अब ये सब हमारे देश में उत्तर भारत के क्षेत्र में शुरू हो गया था। अब उत्पादन जब बढ़ा तो सीधी सी बात है, उत्पादन बढ़ेगा तो सरप्लस बचेगा, यानी कि अधिशेष बचेगा। अधिशेष का मतलब ये कि जो हमने कंज्यूम किया उसके बाद बहुत सारा बच गया है। जब बहुत सारा बच गया है, इस किसान के पास चावल बचा है, उस किसान के पास मान लीजिए गेहूं बच गया है, उसके पास बाजरा बच गया है, उसके पास कपास बच गया है, तो ये क्या करेंगे, या तो बार्टर करेंगे या चाहेंगे ऐसे सेंटर्स बने जहां पर खरीद बेच हो सके। वो सेंटर्स जो बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन सेंटर्स बोलते हैं। तो जिसको हम भारत के इतिहास से सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं, वो इस समय होना शुरू हुआ और शहर बनने शुरू हो गए। उन शहरों में बाजार बनने शुरू हो गए, उन बाजारों में लेन देन होना शुरू हुआ, खरीद फरोख्त होने शुरू हुई, बेचना शुरू हुआ। और जब खरीदना बेचना होगा, एक समय तक बार्टर सिस्टम या विनिमय पद्धति से काम चल जाता है, पर एक समय के बाद नहीं चलता है। तो ये आप चावल लेके घूम रहे हैं और जो बेच रहे हैं वो भी चावल लेके घूम रहे हैं, सब चावल लेके घूम रहे हैं, तो कैसे व्यापार होगा। तो अंत में फिर होता है कि भाई कोई एक ऐसा सांकेतिक वस्तु हमारे पास हो जिसकी मदद से हम व्यापार कर सकें, और इसको बोलते हैं मुद्रा। और इसी समय मौद्रिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत भारतीय इतिहास में होने शुरू हुई। तो बुद्ध का समय इकोनॉमिक्स की दृष्टि से बहुत ही तूफानी समय था। पहली बार सरप्लस, पहली बार अमीरी, बड़े बड़े शहरों में रंगशालाएं, नृत्यशालाएं, ये वो, बहुत सारे पब और वो सब बनने शुरू हो गए थे। युवा लोग एकदम मस्त हुए पड़े थे कि शहर में जो बात है वो बात गांव में थोड़ा होती है। और मुद्रा भी आ गई थी, लोग मुद्राएं ले लेके घूम रहे हैं, और ये एक नया माहौल था। जैसे कोई नया शहर डेवलप होता है, सिंगापुर जैसे डेवलप हुआ 30-40 साल में, दुबई हुआ 20-30 साल में, तो वहाँ के जो लोग शुरू में थे और 30 साल बाद जब वो देखते होंगे अंतर क्या है, कुछ कुछ वैसा अंतर यहाँ के समाज को उस समय दिख रहा होगा, अभी मान सकते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां ये थी कि आपने एक शब्द सुना होगा, महाजनपद। ऋग्वेद के ज़माने में छोटा इलाका था तो वो जन था, लेटर वैदिक में थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका नाम जनपद हो गया। अब जनपद को और बड़ा करना था तो वो क्या हो गया, महाजनपद हो गया। जनपद का मतलब जिला होता है। आजकल बोलते हैं उत्तर प्रदेश में कि इस जनपद में SP साहब बन गए हैं, उस जनपद में DM साहब बने हैं, तो जनपद तो आज भी होता है। महाजनपद का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए रेंज या कमिश्नरी समझ लीजिए, कि जैसे इलाहाबाद एक कमिश्नरेट है, उसके आसपास 3-4 जिले मिला के हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। तो महाजनपद का मतलब आजकल का DIG जो होता है ना, DIG के पास जितना इलाका है 3 या 4 जिले, उसको बोलते हैं महाजनपद, लगभग कुछ कुछ वैसा। तो करीब 16 महाजनपद उस समय बन चुके थे। और महाजनपद क्यों बन रहे थे, कैसे बन रहे थे, बहुत सिंपल सी बात है। इनमें से अधिकांश में राजतंत्र था, कहीं कहीं इनमें गणतंत्र की व्यवस्था भी थी, जहां पर थोड़ा सा सिस्टम डेमोक्रेटिक हो गया था। राजाओं की शक्तियां बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, सिंपल सी बात है, आमतौर पर इकोनॉमिक्स से ही चीजें डिसाइड होती है काफी हद तक। यहां भी दिख रहा था, जब अधिशेष उत्पादन हुआ, खूब खरीद बेच होने लगा, नगर बनने लगे। जब आर्थिक क्रियाएं बहुत ज्यादा होंगी तो उससे क्या होगा, कर मिलेगा, कर आएगा तो राजस्व बढ़ेगा,
राजस्व बढ़ेगा तो जो राज का कोष है वो बढ़ेगा, कोष बढ़ेगा तो राजा कहाँ खर्च करेगा? सेना पे खर्च कर सकता है, वो हथियारों पर खर्च कर सकता है, आयुध पर खर्च कर सकता है। और जैसे जैसे सेना और हथियार बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या बन जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप बन जाएगा कि सारी दुनिया का मालिक मैं हूँ, बादशाह मैं हूँ, जिसको मन करेगा मार दूंगा भाई। ऐसी ताकत बढ़ती है ना। जनपद से महाजनपद बनना और अमेरिका का ये कहना कि ग्रीनलैंड भी हमारा है, वेनेजुएला भी हमारा है, ईरान भी हमारा है, इसमें कोई अंतर थोड़ा है। सत्ता जितनी बड़ी होती जाती है और सत्ता के पास जितने संसाधन इकट्ठे होते हैं, सत्ता चाहती है और बढ़ जाऊं मैं। आज से 100 साल बाद मंगल ग्रह पे युद्ध होंगे कि मंगल का ये इलाका मेरा है, ये इलाका तेरा है, क्योंकि भूख कहाँ खत्म होती है। और उस तरह से उस समय राजा बड़े हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं और उनके बीच में संघर्ष दिख रहा है। और महाजनपद के समय में एक नया सा ट्रेंड है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसका असर याद रखिएगा। ये महाजनपदों का छोटा सा एक नक्शा है, आप लोग तो जानते ही हैं, कहने की बात ही नहीं है। ये जो है हमारा उत्तर भारत है। उत्तर भारत में मोटे तौर पर जिन जगहों पर बुद्ध का संबंध रहा, अगर मैं उनकी बात करूं, ये मगध है। मगध में कौन था राजा उस समय? बिंबिसार था, है ना, जिसका बेटा अजातशत्रु होगा, जो अपने बाप को ही मार देगा, है ना। ये जो वज्जी है, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। अगर आप पटना से जाएंगे थोड़ा सा हाजीपुर की तरफ बढ़ेंगे आगे तो वैशाली आज भी आता है, वो वैशाली है। वो वज्जी जो था गणतंत्र, उसका इलाका था। मल्ल का मतलब आज का हो गया गोरखपुर। तो जो कुशीनगर है जहां बुद्ध की मृत्यु हुई वो मल्ल इलाके में आता था, लेकिन आजकल जो गोरखपुर के आसपास का इलाका है उसको आप कह सकते हैं कि मल्ल महाजनपद था। कोसल महाजनपद का मतलब, कोसल तो कौशल्या का इलाका, अयोध्या, अयोध्या उसके केंद्र में है। लेकिन उस समय जो कोसल था उसकी राजधानी कौन सा शहर था? श्रावस्ती थी। तो श्रावस्ती या सावत्थी बोलते थे पाली भाषा में। तो जब भी मैं श्रावस्ती या कौशल बोलूं आप इसका ध्यान रख लीजिएगा। और कौशल के उस समय जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजीत। इनका जिक्र बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि बुद्ध के जीवन पर इनका बहुत प्रभाव है, प्रसेनजीत का। तो ध्यान रखना, कौशल मतलब प्रसेनजीत का इलाका, श्रावस्ती उनकी राजधानी है। प्रसेनजीत का एक बेटा भी है जिसका नाम है जेत, उसका नाम भी आएगा। जेतवन सुना है कभी आप लोगों ने? तो जेतवन किसका था? बेसिकली जेत का था, यहां से बना है। तो प्रसन्न जीत का बेटा जेत, जिसका जिक्र कहानी के दूसरे हिस्से में आएगा। इधर काशी को समझ लें कि यहां पर एक जगह थी सारनाथ। वाराणसी तो है ही, सारनाथ ऐसी जगह है जहां पर इनका लिंक रहा। मगध साम्राज्य के दो इलाके बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है राजगीर और एक इलाका है गया। वही गया जिसका नाम बाद में हो गया बोध गया, क्योंकि वहां बोधि मिली। तो गया और राजगीर ये थे मगध में। वज्जी में वैशाली हो गया। वैशाली में जो समुदाय काम करता था उसको लिच्छवी कहते थे। तो लिच्छवियों का शासन तंत्र यहाँ पर चलता था। कुशीनगर में मल्लों का ही था, तो आज का गोरखपुर, इसको ध्यान रखिए। ये 5-6 हैं। हालांकि उनकी यात्रा तो और भी हुई, आगे भी हुई, कुरु तक भी हुई, लेकिन मुख्य रूप से बुद्ध के पूरे जीवन का संबंध इन 5-6